नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, हम इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही ये जो बुक है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग ये कहते हैं कि हम अगर किसी एग्ज़ाम हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ज़रूर पढ़ना है। तो फ्रेंड, हमने देखा है बहुत सारे जगह जो हमारे ग्रुप हैं, ग्रुप्स में लोग जुड़े हुए हैं, हज़ारों संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और कमेंट करते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र की बुक हो तो उसका पीडीएफ सेंड कर दीजिए। ठीक है, ये लिख कर सेंड किया। अब आप बताइए कि 800-900 पेज की बुक का पीडीएफ कौन सेंड करेगा? कोई नहीं सेंड करेगा। ठीक है, लेकिन 800-900 पेज की बुक का पीडीएफ नहीं मिल सकता है आपको, उससे बेहतर मिल सकता है हमारे चैनल के माध्यम से, जहां हम आपको पीडीएफ उपलब्ध ही नहीं कराएंगे, आपको समझाएंगे भी कि आप किस तरीके से इस बुक को पढ़ें और कैसे मैंने पढ़ी और सफलता हासिल की है। भले ही मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी मंजिल मुझसे दूर है, मेरी मंजिल मेरे करीब है। और अगर मैं ज्वाइन करना चाहती तो मुझे कॉलेज मिला भी था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे बेस्ट चाहिए और बेस्ट के लिए आपको बेस्ट तैयारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि मैं जो आपको बता रही हूँ, जो स्टार्टिंग चल रही है, अगर आप इस स्टार्टिंग के साथ साथ चलेंगे, हमारे साथ चलेंगे, जैसे आज ये 7वीं क्लास या 8वीं क्लास होगी हमारी डॉक्टर नगेंद्र की, तो अगर आप न्यू हैं तो पहले उन क्लास को देख लीजिए और साथ साथ चलिए। आपको इस बुक से ही, जब आप इस बुक को पढ़ रहे होंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ, अब जो है हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्ट हमारा मजबूत हो जाएगा। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि जो हम क्लास बनाते हैं वो 30 मिनट आप हमें दीजिए, जिससे हम आपके सब्जेक्ट को और मजबूत बना सकें। ओके, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिए और इससे जो चीज़ें हम बताएं उनका नोट्स बनाते जाइए। नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे आपको संडे को। इसका जो अब तक हमने क्लास ली है, संडे को उनका नोट्स मिलेंगे, जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन जब आप पूरा पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि पता नहीं, मैं भी नहीं ये बोल सकती कि नहीं यही आएगा, है ना। हम लोग तो जो है बिल्कुल डीपली पढ़ाई करते हैं, तब हमें जो है एग्ज़ाम में सफलता मिलती है, तब हम जो है देख पाते हैं कि हमारा स्कोर कितना हो सकता है। तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको नहीं मालूम है कि आपको ये बुक कैसे पढ़नी चाहिए, तो हम आपके लिए ही ये ला रहे हैं क्लास, ना कि अपने लिए। मुझे अच्छा बताइए, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है इससे? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। व्यूज़ भी तो नहीं आते हैं, जो कहो कि व्यूज़ आते हों तो हम फेमस हो जाएंगे, वो भी तो नहीं है। आप लोग देखते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। न्यू है तब भी पूरी क्लास सुनिएगा, लास्ट में कमेंट लिखिए, पहले नहीं। कुछ लोग जो है पहले ही लिख देते हैं, तो पहले नहीं लिखना है, बाद में लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बुक है तो कैसी लगने की कोई बात ही नहीं है। वेस्ट बुक है, वेस्ट राइटर की बुक है, तो ये वेस्ट ही होगी और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। ओके, तो बस चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। ये बातें हुई क्योंकि जो लोग इधर उधर कमेंट करते हैं कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको भले ही कोई ना उपलब्ध करा सके, हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा महत्व से पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ओके, तो चलते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, पहले हमने हिंदी विकास पढ़ा था और उसके बाद में साहित्य इतिहास दर्शन पढ़ा था। जो आपकी सेकेंड यूनिट है नेट जीआरएफ की, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आप एक बार सेकेंड यूनिट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो देखेंगे साहित्य इतिहास और साहित्यालोचन। साहित्य इतिहास क्या है और साहित्यालोचन क्या है। ठीक है, डीपली पढ़ेंगे, लेकिन हम कुछ चीज़ें शॉर्ट में भी देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास नहीं बनाएंगे, ओनली हम 30 मिनट की क्लास बनाएंगे। ओके, जिससे आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या है सामान्यता। साहित्य के इतिहास में आलोचना क्या है, आलोचना का दृष्टिकोण तथा साहित्यालोचन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है। जो इतिहास है उसमें आलोचना और साहित्यालोचना दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के पूरक व सहयोगी सिद्ध होते हैं। दोनों ही जो आलोचना और साहित्यालोचन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, किंतु फिर भी हमें इस भ्रांति से बचना चाहिए कि दोनों मूलतः एक ही हैं। लेकिन हम ये भी नहीं मान सकते कि ये दोनों एक हैं, क्योंकि आलोचना और साहित्यालोचना में बहुत फ़र्क होता है। ये भी है, लेकिन पूरक हैं। ठीक है,
क्योंकि साहित्य पे ही आलोचना की जाती है ना। जो आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी गई हैं वो साहित्य पे ही लिखी गई हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास का लक्ष्य सदा अतीत की व्याख्या करते हुए विवेच्य वस्तु के विकास क्रम को स्पष्ट करने का होता है, जबकि आलोचना का लक्ष्य वस्तु के गुण दोषों का अन्वेषण करते हुए उसका मूल्य निर्धारित करना होता है। जो आलोचना का लक्ष्य वस्तु के गुण और दोषों का अन्वेषण करते हुए उसका मूल्य निर्धारित करना होता है। इतिहासकार भी कृति के गुण और दोषों पर विचार करता है, किंतु वहाँ भी उसका लक्ष्य उन्हें युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में देखने का रहता है, स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन का नहीं। यहाँ मूल्यांकन नहीं होता है, वहाँ पे उनकी प्रवृत्तियों को जाना जाता है। दूसरे देश और काल के महत्वपूर्ण आयामों में जहाँ आलोचक देश या स्थान को दृष्टिगत रखते हुए उसके स्थिर या शाश्वत तत्वों के अनुसंधान पर बल देते हैं, वहीं इतिहासकार जो है काल, क्रम और युगीन संदर्भ को सर्वाधिक महत्व देता है। आपने अब तक के इतिहास को पढ़ा होगा, जैसे आप चाहे ग्रियर्सन का पढ़ लें या फिर शिव सिंह सेंगर का पढ़ें, वहाँ पे काल, क्रम और युगीन संदर्भ को प्रदर्शित किया जाता है। परिवर्तन भी किया जाता है, परिवर्तनशील तत्वों के विश्लेषण में प्रवृत्त होता है। तीसरे, आलोचक व्यक्ति विशेष या कृति विशेष का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप में भी कर सकता है, जबकि इतिहासकार व्यक्ति और कृति को सदा पूर्व, परंपरा और युगीन वातावरण के संदर्भ में रखकर ही उसके योगदान को स्पष्ट करता है। चौथे आलोचक होते हैं जो चौथे आलोचक के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं रचनाओं का चयन भी पर्याप्त सिद्ध हो सकता है, किंतु इतिहासकार के लिए ऐसा संभव नहीं है। जो इतिहासकार है उसके लिए ऐसा संभव नहीं है। इतिहास की संपूर्ण धारा को समझने के लिए सम्राट अकबर जितना महत्वपूर्ण है, हेमूवणी भी उससे कम नहीं है। ठीक है, या महाकवि तुलसीदास का सर्वगुण संपन्न महाकाव्य उसके लिए जितना महत्वपूर्ण है, अनेक दोषों से ग्रस्त केशव की रामचंद्रिका भी उसके लिए उतनी ही उपयोगी है। वह इनमें से किसी एक को भी ठुकराकर इतिहास की विकास प्रक्रिया के विश्लेषण में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें साहित्य के सभी पृष्ठों को देखना पड़ेगा, तभी जाके हम उस पर आलोचना या फिर उसके दोष या उसके अच्छाई का वर्णन कर सकते हैं। अस्तु, संक्षेप में कहा जा सकता है कि साहित्य का इतिहासकार जहाँ अतीत के सृजन कार्य को विभिन्न परंपराओं और धाराओं के रूप में ग्रहण करते हुए युग विशेष के संदर्भ में उनका विश्लेषण करता है, वहीं आलोचक किन्हीं स्थापित मूल्यों के आधार पर नए मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से विभिन्न कृतियों के मूल्यपरक तत्वों का उद्घाटन करता है। एक के द्वारा जहां ऐसा क्यों हुआ है का उत्तर दिया जाता है, वहीं दूसरा इसमें क्या विशेषता है इसकी व्याख्या करता है। ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या विशेषता है, इन दोनों पर ही व्याख्या की जाती है। फिर भी अनेक कारणों से आज साहित्य इतिहास और साहित्यालोचन की सीमाएं घुल मिल सी गई हैं, जिसमें अनेक कारण हैं। एक तो साहित्य क्षेत्र में, विशेषता हिंदी साहित्य में इतिहासकार और आलोचक का कार्य कई बार एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न होता रहता है। इतना ही नहीं, अनेक बार इतिहास संज्ञक रचनाओं में ऐतिहासिक विवेचन की अपेक्षा आलोचनात्मक अनुशीलन अधिक रहता है और आलोचनात्मक पुस्तकों में मूल्यांकन की अपेक्षा ऐतिहासिक व्याख्या अधिक उपलब्ध होती है। कदाचित इसी से इस धारणा का प्रचार हुआ है कि अच्छे आलोचक के लिए अच्छा इतिहासकार या इसके विपरीत अच्छे इतिहासकार के लिए अच्छा आलोचक होना आवश्यक है। ठीक है, आंशिक रूप से आवश्यक यह बात सही है कि किंतु अंततः दोनों के लिए दो भिन्न प्रकार की प्रतिभाएं, दृष्टियां और पद्धतियां अपेक्षित हैं। इसे प्रायः भुला दिया गया है। जो आज लिखा जाता है साहित्य, उसमें इन चीज़ों को भुला दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधुनातन लेखन में कुछ वर्गों द्वारा आलोचना और इतिहास में मूल स्वरूप को विकृत करने की चेष्टा की जा रही है। आलोचना में जहां मूल्य और मूल्यांकन के स्थान पर आत्म प्रशंसा, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, एक पक्षीय विवरण, समाचार पत्रीय परिचय को प्रस्तुत किया जा रहा है, वहीं इतिहास में परंपराओं, धाराओं व युगीन प्रवृत्तियों के तटस्थ विश्लेषण के स्थान पर वर्ग विशेष, वाद विदेश या व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा का प्रयास हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये दोनों का पारंपरिक अंतर स्पष्ट या लुप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये तो हमने साहित्यालोचन को देखा है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा को देखते हैं
तो इसमें क्या दिया गया है विशेष, देखिए यहाँ जो साहित्य इतिहास की परंपरा कहाँ से स्टार्ट होती है, 19वीं सदी से। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। देखिए 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि जो रचनाएं हैं ये कालक्रम के लिए लिखी गई हैं। सन संवत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ये जो रचनाएं लिखी हैं ये इतिहास ग्रंथ नहीं है। वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है किसने किया है, फ्रेंच विद्वान गायसदा तासी ने किया है। ठीक है, जो शुरुआती दौर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चीज़ें, ये जो क्लास हमारी है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन क्लासों से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी को, तो आपको ये बेसिक चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो जो पहला प्रयास किया गया है वह फ्रेंच विद्वान गायसदा तासी के द्वारा किया गया है, फ्रेंच भाषा में किया गया है। ठीक है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी लिखा है। देखिए इस्तवार, तो आप इसमें ये समझ सकते हैं कि जो फ्रेंच भाषा का इतिहास लिखा गया वह इतवार से लिखा गया है। इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत दिनों तक याद रहेगी या फिर हमेशा के लिए याद रह जाएगी। ग्रंथ लिखा गया जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। ठीक है, वर्ण क्रमानुसार, काल क्रमानुसार नहीं है, वर्ण क्रमानुसार। जैसे एक ए वाला है तो वी वाला आएगा या फिर यस वाला आएगा या फिर डी वाला आएगा, इस तरीके से दिया गया है, ना कि जन्म समय के आधार पर दिया गया है। इसमें वर्णाक्रमानुसार दिया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में, किस इतिहास ग्रंथ में वर्णानुक्रम अनुसार कवियों का विवरण किया गया है, तो वह है इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, इसका प्रथम भाग कब आया था, तो 1839 में आया और द्वितीय 1847 में आया। सबसे पहले 1839 1839 में आया और 1847 में दोबारा आया और तीसरा जो आया है 1871 1871 में। तो एक तो 39, 47, 71 आपको याद रखना है, ये 3 भाग इसके आए हैं। तो यहाँ पे इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ है कब, जो 2 भाग जो है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, और फिर इसका जो है तीसरा भाग जो है, इसका दूसरा संस्करण जो आया था वो 1871 में आया, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी हमने। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ग्रंथ का महत्व केवल इसी दृष्टि से है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, ना कि यहाँ पे प्रयास किया गया, ये सफल नहीं रहा। कवियों के रचनाकाल का भी निर्देशन किया गया, अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रमांक से प्रस्तुत किया गया, अंग्रेजी वर्ण में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जो ABCD हैं उनमें जो है रोमन लिपि में, ना कि देवनागरी लिपि में। ये आपको याद रखना है कि ये लिखा किस लिपि में गया है, तो रोमन लिपि में लिखा गया है। जो अंग्रेजी है रोमन लिपि से आती है, प्रस्तुत किया गया था। काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास न करना हिंदी के कवियों, यहाँ पे भारत से दूर बैठे, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कोई व्यक्ति भारत का नहीं था, जो विदेश का था, जो फ्रांस का रहने वाला था, उसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, वो भी अंग्रेजी वर्ण में लिखा था। ये आपको याद रखना है। फिर आता है तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है, तो तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को जाता है। इनका आया था 1883 में, इनका शिव सिंह सरोज जो आया था वह 1883 में आया था। लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण में सम्मिलित है। 1 सहस्त्र मीन्स 1000। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1883 में देखिए VHU का जो एंट्रेंस हुआ था, PhD का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कवियों के जन्म काल, रचना काल आदि के संकेत भी दिए गए हैं। यह दूसरी बात है कि संकेत बहुत विश्वसनीय नहीं है। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का भी महत्व अधिक नहीं है, किंतु फिर भी इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित कर दिया गया, जिसमें परवर्ती इतिहासकार लाभ उठा सकते हैं। इसी दृष्टि से इसका महत्व भी है। जो शिव सिंह सरोज है 1883 में आया है, इसमें 1000 कवियों का वर्णन किया गया था शिव सिंह सरोज में, और इन्होंने तासी की परंपरा को आगे बढ़ाया था। ये आपको याद रखना है।
सन 1888 में आया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में। जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, इन्होंने द मॉडर्न, जो ग्रियर्सन है वो मॉडर्न है, तो वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इन्होंने ग्रंथ लिखा 1888 में। जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्ची अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था। उनके काल विभाजन संबंधी प्रयास के गुण दोषों पर आगे अलग रूप में विचार भी किया गया था। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि देखिए, सबसे पहले जो थे तासी, उन्होंने लिखा था ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ, और फिर शिव सिंह सरोज ने लिखा 1883 में, और फिर आए थे ग्रियर्सन जिन्होंने 1888 में अपना जो है ग्रंथ दिया था, और ये भी अंग्रेजी वर्ण पे ही लिखा गया था। इसी तरीके से आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भूमिका लिखी गई है अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में लिखा है। जो ग्रियर्सन है, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत ग्रंथ में रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं ना तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ, ना ही विदेश में लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने इन अंतिम को उर्दू वालों को अपनी इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गाशा और तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। इस प्रकार हिंदी भाषा के संबंध में जिस स्पष्ट एवं निवरांश दृष्टि का परिचय ग्रियर्सन ने दिया, वह निश्चय ही इस युग की भूमिका में महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, तथा यह भी कहा जा सकता है कि दृष्टि की इसी स्वच्छंदता के कारण वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके। जो ग्रियर्सन है, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो सफल भी रहा है। ग्रियर्सन की दूसरी विशेषता यह कि उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में तासी एवं शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तमाल, गोसाई चरित्र, हजारा, काव्य संग्रह आदि 17 रचनाओं का उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पर मूलाधारों के संदर्भ में संकेत भी दिए। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो ग्रियर्सन है, उन्होंने अपने भक्तमाल, वो अपना ग्रंथ जो लिखा है उसमें कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। देखिए कौन कौन सी रचनाओं का आधार लिया है, तो तासी का भी लिया है ग्रंथ, और शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ भी आधार रखा है, भक्तमाल भी है, गोसाई चरित्र भी है, और हजारा के साथ साथ 17 रचनाओं का आधार लिया है इन्होंने। ठीक है, ये भी चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप अगर इसे नोट करना चाहें तो अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे, अपनी दृष्टि एवं पद्धति पर प्रकाश डालते हुए ग्रियर्सन ने लिखा है कि उन्होंने सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इन्होंने वहाँ पे वर्णानुक्रम था, यहाँ पे कालक्रमानुसार है। ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। प्रत्येक अध्याय जो है काल विशेष का सूचक है। प्रत्येक काल के गौड़ कवियों का अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया गया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों के भी उद्घाटन का प्रयास उन्होंने किया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि देखिए, यहाँ पे विकास क्रम की बात करें तो चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य 16वीं और 17वीं सदी के युग को भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है। किसने माना है? ग्रियर्सन ने जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है। ग्रियर्सन को जो समय है 16वीं और 17वीं सदी। महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जिन्हें किंचित संशोधित एवं नूतन शब्दों में प्रस्तुत करने परवर्ती इतिहासकारों ने भारी श्रेय प्राप्त किया है। वस्तुतः 19वीं सदी के अंतिम चरण में, जबकि हिंदी साहित्य क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपराओं का श्री गणेश भी नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही आपको देखना है कि ग्रियर्सन की अद्भुत प्रतिभा, शक्ति एवं गहन अध्ययनशीलता को प्रामाणिक करता है। या दूसरी बात है कि उनका ग्रंथ अंग्रेजी में रचित है। इनका ग्रंथ जो है अंग्रेजी भाषा में रचित है होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका, जिससे परवर्ती युग के अनेक इतिहासकार जो उनकी धारणाओं और स्थापनाओं को पल्वित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर सके और उस यश के भागी बने जो वस्तुतः ग्रियर्सन का दाय था। मिश्र बंधुओं का आता है ग्रंथ, तो मिश्र बंधुओं ने भी अपना ग्रंथ लिखा। वो 3 भाई जो थे मिश्र बंधु,
सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। तो यहाँ पे ये सुख, श्याम, गणेश जो हैं इनमें मिश्र बंधु विनोद इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया था। 4 भागों में विभक्त हुआ है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में आए थे। प्रथम 3 भाग जो हैं 1913 में आए हैं और चौथा भाग जो है 1934 में आया और लगभग इन्होंने 5000 कवियों को जो है अपने ग्रंथ में जगह दी है। 5000, लगभग 5000। और क्वेश्चन यहाँ से भी बन चुका है, ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका है और ये भी बन चुका है। तो यहाँ पे आपके लगभग 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हैं, समझ लीजिए। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। क्या नोट करना है? पहले तो मिश्र बंधु का जो ग्रंथ कौन है, तो मिश्र बंधु विनोद है। कितने भागों में आया है? 4 भागों में। प्रथम 3 भाग आए हैं जो 1913 में आए हैं और चौथा भाग जो आया है 1934 में। और इन्होंने जो है मिश्र बंधु ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भरसक इस बात का यत्न किया है कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो। इन्होंने अपने इतिहास को एक आदर्श इतिहास कहा है और इसमें लगभग 5000 कवियों को जगह दी है। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये कंप्लीट हुआ। इसी से संबंधित सारी चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, PDF देंगे तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्होंने क्या लिखा। अब यहाँ पे आधुनिक समीक्षा दृष्टि से यह ग्रंथ भले ही बहुत संतोषजनक न कहा जा सके, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने फिर लिखा है, 1929 में आया था जो उनका इतिहास ग्रंथ। तो उन्होंने कहा है कि मैंने जो कवियों का परिचय लिया है वह लिया है मिश्र बंधु विनोद से। परवर्ती इतिहासकारों के लिए भी यह आधार ग्रंथ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। इन चीज़ों को आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान जो है किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इन्होंने लिखा है, जो मूलतः नागरी पिचाणी सभा द्वारा विकसित प्रकाशित हिंदी शब्द सागर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी शब्द सागर जो था उसी की भूमिका के रूप में लिखा गया था और 1929 में जो है ये हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया था। लेकिन इन्होंने क्या कहा है अपने इतिहास में? प्रथम लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे अब देखना है जो साहित्य के इतिहास जो इनका है उसमें जनता की चित्तवृत्ति जो राजनीतिक है, सामाजिक है, सांप्रदायिक है, धार्मिक है, परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। तो उन्होंने इसीलिए इसे लिखा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है उन्होंने इतिहास के मूल विषय को आरंभ करने से पूर्व ही काल विभाग के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का जो है इन्होंने वर्णन किया है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का वर्णन किया है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है आपका। नेक्स्ट आइए देखेंगे आगे। आचार्य शुक्ल जो हैं इन्होंने इतिहास लिखा है, जो इसकी विशेषता क्या है? पूरे भक्ति काल को इन्होंने 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। जो भक्ति काल है इसे 4 भागों में बांटा है जो आचार्य शुक्ल जी हैं। फिर इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 2-2 शाखाओं में फिर इसे बांटा है। एक तो सगुण, फिर निर्गुण, और फिर उसको भी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा, और राम भक्ति शाखा, फिर कृष्ण भक्ति शाखा। तो 2-2 भागों में बांटकर फिर उनको भी 2-2 भागों में इन्होंने बांट दिया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इनका इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता है कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। इस क्षेत्र में उन्होंने एक तो चुने हुए कवियों को ही लिया, जहां मिश्र बंधु विनोद में कवि संख्या 5000 है और इन्होंने जो है गिने चुने ही लिए हैं, जिनमें 1000 कवि आ सकते हैं, 1000 से भी कम ही आएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका
उसी तरीके से आगे देखना है कि भक्ति काल की ही भांति रीत काल में भी नामकरण और सीमा निर्धारण, परंपराओं व काव्य धाराओं का वर्गीकरण किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। यहाँ पे आपको देखना है कि वर्ग विशेष के एक पक्षीय बोध का सूचक है, जिससे इस काल के रीति मुक्त प्रेम मार्गी कवियों, वीर रसात्मक कवियों के रचयिता तथा राजनीतिक एवं वैराग्य संबंधी मुक्तकों के रचयिता कवियों के साथ न्याय नहीं हो पाता है। केशवदास जैसे आचार्य कवि को अलंकारवादी तथा परवर्ती रीति कवियों को रसवादी घोषित करते हुए उन्हें रीति परंपरा के प्रवर्तक के पद से वंचित कर दिया गया, क्योंकि जहाँ एक और केशव ने रसिक प्रिया में रस सिद्धांत का सांगोपांग किया है, तो वहीं दूसरी ओर रीत कवियों ने प्रिया अलंकारों का भी ग्रंथ लिखे हैं, अलंकार भी लिखे हैं। वास्तविकता यह है कि रीति प्रतिपादन के क्षेत्र में इस काल को प्रिया सभी रीतिबद्ध कवियों ने केवल केशवदास द्वारा प्रस्तुत विषयों का अपितु उनकी प्रतिपादन शैली का भी पूरी तरह अनुसरण किया था। जो केशवदास हैं इनका ही अनुसरण करते हुए अन्य कवियों ने रचनाएं लिखी हैं रीतिकाल में। तो नेक्स्ट है आपका, इसे देखना है कि विभिन्न काव्य धाराओं तथा परंपराओं के मूल उत्सव और स्रोतों के यथार्थ अनुसंधान में शुक्ल जी के युगवादी दृष्टिकोण भी वाधक सिद्ध हुए। उन्होंने साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों को युग विशेष की चित्रवृत्त के प्रतिबिंबित के रूप में ग्रहण किया। उन तत्वों तथा स्रोतों की अपेक्षा जिनका संबंध पूर्व परंपरा से है। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पूरे मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने कहा कि जो भक्ति काल है वह मुस्लिमों की देन है। अगर मुस्लिम भारत में ना आए होते तो यहाँ पे जो है उसकी स्थिति वैसी ही होती जो है। जैसे भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है। संत मंत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव का सूचक है। प्रेमाख्यान परंपरा सूफी मसनवियों से अनुकृत है आदि। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन सब पर तदयुगीन वातावरण का भी आंशिक प्रभाव है। किंतु यहाँ पे आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है, इसमें जो दिया गया है फैक्ट। नेक्स्ट है आपका जो संस्कृत है, प्राकृत अपभ्रंश की उन परंपराओं पर भी विचार करना आवश्यक था जो हिंदी की विभिन्न मध्यकालीन काव्यधाराओं के मूल में आधारभूत तत्व की भांति विद्यमान हैं। वस्तुतः संस्कृत साहित्य की पौराणिक परंपराओं, प्राकृत अपभ्रंश के प्रेमाख्यानों व मुस्तकों की धाराओं, सिद्धों व नाथपंथियों की गुह्य वाणियों की अपेक्षा करके मध्यकालीन हिंदी काव्य की विभिन्न काव्य धाराओं के वर्तमान स्वरूप की आलोचना भले ही की जा सके, किंतु उसके आधार स्रोतों का अनुसंधान और उनके विकास क्रम की ऐतिहासिक व्याख्या संभव नहीं है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल की नवों में सालनी प्रतिभा एवं प्रौढ़ विवेचना शक्ति के महत्व के समक्ष नतमस्तक होते हुए भी हमें यह कटु सत्य स्वीकार करना पड़ता है कि इतिहासकार शुक्ल की उपलब्धियां उसी सीमा तक गाए हैं जहां तक वे अनेक उनके आलोचक के रूप में संबंध हैं, किंतु जहां वे आलोचक से पृथक होकर शुद्ध इतिहासकार के रूप में अवतरित होते हैं वहीं उनकी अनेक सीमाएं स्पष्ट होने लगती हैं। अवश्य ही ये उनकी अपनी सीमाएं न होकर इतिहास की सीमाएं हैं, अर्थात जिस काल सीमा में उन्होंने कार्य किया है उसमें कदाचित यह संभव नहीं था कि इतिहास को वह रूप दिया जा सकता। तो यहाँ पे इतिहास के बारे में लिखा है, इसे आप देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग एक दशाब्दी बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में अवतरित हुए। उन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं हुए, किंतु उसमें प्रस्तुत विभिन्न स्वतंत्र लेखों में कुछ ऐसे तथ्यों और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री लेकर आए। तो यहाँ पे जहाँ आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, वहीं आचार्य द्विवेदी ने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करते हुए, यहाँ पे देखिए शुक्ल जी ने ऐतिहासिक दृष्टि ली है और द्विवेदी जी ने परंपरा दृष्टि ली है। ठीक है, धारणाओं को खंडित किया है, प्रतिष्ठित करते हुए उन धारणाओं को खंडित कर दिया जो युगीन प्रभाव के एकांकी दृष्टिकोण पर आधारित थी। उन्होंने अत्यंत सशक्त स्वरों में उद्घोष किया कि भक्ति आंदोलन न तो तदयुगीन पराजित हिंदू जात की निराशा से उद्वेलित है और न ही इस्लाम की प्रतिक्रिया से। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 7वीं 8वीं सदी में जबकि भारत की धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी थी, दक्षिण के वैष्णव भक्तों में
भक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ विद्यमान थी। मतलब क्या कहा इन्होंने कि जो इन्होंने खंडन किया है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का बारहाना वैसा ही होता जैसा आज है। जो विकास होना था भक्ति काल का वह वैसे भी होता चाहे मुस्लिम आते या ना आते। ये उन्होंने कहा है, किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब इसी प्रकार उन्होंने संत काव्य परंपरा के स्रोतों का अनुसंधान करते हुए सिद्धों और नाथ पंथों की वाणियों, विचार सरणियों, पद्धतियों व काव्य शैलियों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार कबीर आदि इनसे प्रभावित थे। वस्तुतः भाव, विचार, तर्क, पद्धति, भाषा शैली आदि के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। जो संत काव्य है वह सिद्धों व नाथों से प्रभावित है, उसे केवल इस्लाम पर आधारित मानने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के प्रेमाख्यानों के भी मूल स्रोतों का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि इनकी कथा वस्तु, कथानक, रूढ़ियाँ, रचना शैली, छंद योजना आज संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आश्रित हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आगे अब देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका के अनंतर आचार्य द्विवेदी के इतिहास संबंधी कुछ और रचनाएं भी प्रकाशित हुई, जिनमें हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। इन्होंने जो ये रचनाएं लिखी हुई हैं इन्हें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, इसे आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे आगे आपका जो है आचार्य द्विवेदी के साथ साथ इस क्षेत्र में अवतरित होने वाले एक अन्य विद्वान थे, वह थे डॉक्टर राम कुमार, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है 1938 में। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को इन्होंने लिया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल के ही वर्गीकरण का अनुसरण किया है इन्होंने, और इन्होंने जो है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा जैसे लंबे लंबे नामों के स्थान पर संत काव्य और प्रेम काव्य आदि का प्रयोग किया है। इन्होंने अधिक सुविधाजनक नाम दिए हैं। ये वीरगाथा काल को चारण काल नाम दिया है। जो राम कुमार हैं इन्होंने वीरगाथा काल जो आदि काल है इसको चारण काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो किसने क्या नाम दिया है ये भी हम यहाँ पे जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। संधि काल है, ये भी इन्होंने ही नाम दिया है, चारण काल या फिर संधि काल कहा है इन्होंने आदिकाल को। और जो 693 समय स्वीकार किया है इन्होंने पहले कवियों की, जो पहले कवि हैं उनका समय जो है इन्होंने 693 जो है माना है। नेक्स्ट है आपका, फिर आता है कि नागरी पिचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो है ये कितने भागों में जो है प्रकाशित हुआ था। तो ये 16 भागों में। ये भी पूछा गया है कि नागरी पिचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो है प्रकाशित करने की विशाल योजना क्रियान्वित हुई, जिसके अंतर्गत समस्त हिंदी साहित्य को 16 भागों में विभाजित किया गया या प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पे, फिर आते हैं आपके विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग के आधार पर लिखित इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य का इतिहास जो है जिसका संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था। तो इस तरीके से जो धीरेन्द्र वर्मा है इन्होंने हिंदी साहित्य ही नाम दिया अपने ग्रंथ को, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपरा का विवरण भी इन्होंने किया है। जहाँ तो इस तरीके से जो है ये ग्रंथ लिखे गए हैं और जो हमने देखे हैं। रासो काव्य परंपरा भी इन्होंने वर्णित की है। अब यहाँ पे लास्ट हम देख लेते हैं कि उपर्युक्त इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त भी अनेक शोध प्रबंध और समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं, जो हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं किंतु उसके लिए एक पक्ष या अंग या काल को नूतन ऐतिहासिक दृष्टि से नई वस्तु प्रदान करते रहे हैं। जिसमें आप देखेंगे कि डॉक्टर भगीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का जो है डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका लिखी है। श्री परशुराम चतुर्वेदी जो है उत्तर भारत की संत परंपरा लिखी है। श्री प्रभुदयाल मित्तल जो है इन्होंने चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य दिया है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जो है इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य दिया है। श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है इन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। श्री चंद्रकांत वाली का जो है पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास है। टीकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य है। मोतीलाल मोनारिया का राजस्थानी भाषा और साहित्य है व राजस्थानी फिंगल साहित्य भी है।
डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल जो हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के आधुनिक काल संबंधी विभिन्न शोध प्रबंध भी आए हैं। डॉक्टर नलिन लोचन शर्मा जो है, इन्होंने साहित्य का इतिहास दर्शन दिया है। डॉक्टर सियाराम तिवारी का है मध्यकालीन खंड काव्य। सभी ये आपको नोट कर लेने हैं। अगर आप कोई भी बुक लेते हैं, देखिए ये सबसे ऑथेंटिक बुक है और आगे जो लेखक या रचनाकार नई नई बुक आती हैं उनमें यही चीज़ें दी गई होती हैं। ठीक है, तो अगर आप डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी बुक नहीं लेते हैं तब भी चलेगा। आप इसी से सिर्फ नोट्स बनाएं और अपने जो सब्जेक्ट को है और बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डॉक्टर सियाराम तिवारी का मध्यकालीन खंड काव्य, डॉक्टर सरला गुप्ता, डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर ओम प्रकाश, तो इस तरीके से अन्य जो है बहुत सारे रचनाकारों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। और नई जो रचनाएं नई आ रही हैं पुस्तकें, तो वो भी इसी के आधार पर आ रही हैं। पुरानी पुस्तकें जो है इनको ही ऑथेंटिक रूप से देखा जाता है, इनके ही आधार पर जो है और रचनाएं लिखी जा रही हैं। ओके फ्रेंड, तो ये थी आज की क्लास। और आज की क्लास में जो महत्वपूर्ण चीज़ें देखी हैं हमने आपको बताई, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। तो अब एंड करेंगे इस क्लास को, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप जो है नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं है तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से, जहाँ पे आपको लगभग 3-4 बुक का सार मिलेगा, नोट्स मिलेंगे और न्यू सिलेबस जो है आपका, उस न्यू सिलेबस से ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी और साथ ही प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको 31, जिसमें आपको 3100 प्लस MCQs मिलेंगे और साथ ही 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको हम पर ट्रस्ट है तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम निश्चित रूप से आपकी सफलता में आपका सहयोग करेंगे। ओके, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल नहीं होगी, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9076657508। ये नंबर है, इस पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। कंप्लीट कोर्स मीन्स जिसमें रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और हमारे जो सेल्फ स्टडी के नोट्स हैं जो हमने तैयार किया है, सिलेक्टेड चीज़ें हमने नोट की हैं, जो हमारे ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, आप वाकई में नेट जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, पहली बार में ही नेट क्लियर करना चाहते हैं, जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, जो भी हम मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। ओके, तो एंड करते हैं यहीं पे इस क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और 2020 की जो क्लास आती है उसे ज़रूर देखिए और अपने स्कोर को हमारे साथ शेयर करिए। ओके, तो एंड करेंगे इस क्लास को। जय हिंद, जय भारत।